नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट और घटना चक्र के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, और पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। पुलिस दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, या इस तरह से आ सकता है कि पुलिस की सूची का विषय है, जो पुलिस एग्जाम अभ्यर्थी अन्य एग्जाम में भी आ सकता है। तो पुलिस दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जेल दोस्तों पुलिस राज्य सूची का है, तो जेल भी तो राज्य सूची में आएगी, तो ये भी सही हो गया। न्याय दोस्तों ये भी राज्य सूची का ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा दोस्तों राज्य सूची का विषय न होकर के शिक्षा दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। तो ये आपको याद रखना है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। और शिक्षा को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, पहले दोस्तों शिक्षा राज्य सूची का विषय था और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये लंबा चौड़ा याद नहीं रखना है, मातृभाषा में शिक्षा किस अनुच्छेद में, आपको इतना याद रखना है। इसका सही उत्तर दोस्तों अनुच्छेद 350 तो है, लेकिन 350 ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम आ सकता है। अनुच्छेद 351 में दोस्तों राज्य हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देगा, प्रसार करने में बढ़ावा देगा, अनुच्छेद 351 में बताया गया है। और मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी थी। तो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों दल बदल अधिनियम ये कब पारित हुआ, 1985 में पारित हुआ था, 15 फरवरी 1985। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित एवं जनजाति यानी कि एसटी सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 330 में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा गया था एग्जाम में। अनुच्छेद 324 में दोस्तों ये निर्वाचन आयोग है, ये भी आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है। अब देखिए 2012, 14, 15 तो दोस्तों है नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो ये आपको याद रखना है, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों लाया गया था। और संविधान संशोधन दोस्तों कौन सा था, ये था 122वां के तहत दोस्तों ये लाया गया था। 122वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये संसद में लाया गया था। और संविधान संशोधन कौन सा था, ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और जीएसटी दोस्तों कैसा कर है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में बनेगा। और जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद दोस्तों किस अनुच्छेद में है, ये भी सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जीएसटी परिषद दोस्तों ये है 279 के ए में, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, ये दिया दोस्तों विजय केलकर ने, विजय केलकर समिति, ये भी आप लगे हाथ याद रखिए, विजय केलकर समिति। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के भीतर। यदि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर दोस्तों निर्वाचन होंगे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कौन सा है दोस्तों? ये है चेन्नई। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल लक्ष्मी सिंगल समिति एल सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया? दोस्तों ये कब किया गया था? ये किया गया था 1986 में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लक्ष्मी सिंगल समिति 1986 में पंचायती राज से संबंधित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ। दोस्तों ये 4 समितियाँ, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति और GKV राय समिति, ML सिंघवी समिति, ये अभी हमने देख लिया 1986 में। ये एक ही प्रश्न में भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनका वर्ष आ सकता है, कैसे भी आ सकते हैं, या फिर इस तरह से भी आ सकता है बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, इस तरह से भी आ सकता है 1 नंबर के लिए। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों कब आई थी? 1957 में, इसे आप याद रखिए। अशोक मेहता समिति दोस्तों कब आई थी? 1977-78 में आई थी अशोक मेहता समिति। अगला है GKV राय समिति दोस्तों कब आई थी? ये आई थी 1985 में। LM सिद्धवी समिति दोस्तों ये अभी हमने देख ही लिया है, ये हो जाएगा 1986 में। और PK थुंगन समिति आई थी 1988 में। अगला प्रश्न है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। दोस्तों किसने बताया, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सबसे पहले दोस्तों किसने लगाया था? ये लगाया था दादा ने, दादा भाई नौरोजी ने। ये आपको याद रखना कब लगाया था? 1867-68 में, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय ये बताया था। अगला है, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो दोनों प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमने जान लिए हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक दोस्तों कौन सा है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा बैंक दोस्तों विश्व का कौन सा है? यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। RBI की स्थापना दोस्तों ये जरूर एग्जाम में आएगा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर RBI अधिनियम दोस्तों कब का है? 1934 का, के तहत 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों स्थापना होती है RBI की, ये भी आपको याद रखना है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी मौजवानी याद रखिए, 1 जनवरी 1949 को किया गया RBI का राष्ट्रीयकरण। सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा। RBI के वर्तमान में दोस्तों गवर्नर कौन है? RBI के 25वें गवर्नर है वर्तमान में, जो गवर्नर है उसको उनका नाम है शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है। और पहले गवर्नर कौन थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये दोनों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये सीधे सीधे आपको एग्जाम में ये प्रश्न दिखाई देने वाला है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, बोले तो नाबार्ड, बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है दोस्तों? ये होती है 12 जुलाई 1982 को। सीधे सीधे एग्जाम में ये आएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और किस समिति की सिफारिश पर की गई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। नरसिंहम समिति भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नरसिंहम समिति दोस्तों किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिंहम समिति, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समिति भी। और जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है फेरवानी समिति, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये है शेयर बाजार से, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। फेरवानी समिति शेयर बाजार से, नरसिंहम समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर? ये हो जाएगा शिवरमन समिति। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? दोस्तों ये किसके है? ये है डाकघर के, पोस्ट ऑफिस के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? दोस्तों ये हो जाएगा लोकटक झील,
मणिपुर, हुलर झील J&K, चिल्का झील उड़ीसा, डल झील J&K। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, मृत सागर या वुआन झील? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सबसे पहले जान लेते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। और यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, ये हो जाएगा वुआन झील, तुर्की। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों ये हो जाएगा सुपीरियर, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील ये कौन सी है? ये हो जाएगा टिटिकाका, ये भी आपको लगे हाथ याद रखना है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील दोस्तों ये कौन सी है? गहरी झील आएगा तो बैकाल झील, ये भी आप याद रखेगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, ये हो जाएगा वुआन झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा अगुलहास जलधारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, तो ये कहाँ है ये आपको यहाँ पर बताना है। अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? अब ये आपको दोस्तों अटलांटिक और आर्कटिक ये दोनों भाई बहन जैसे आपको यहाँ पर लग रहे होंगे, तो कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पर? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर आपको मिलाना है, और ये दोस्तों एग्जाम में जरूर से आएगा। ऑप्शन से दोस्तों इनको करना बेहद आसान होता है, बेहद आसान होता है, और सभी को 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। एपी कल्चर दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा एपी कल्चर शहद उत्पादन, ए का 2, तो ए ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया। सेरी कल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही उत्तर। वीटी कल्चर दोस्तों ये हो जाएगा अंगूर उत्पादन से संबंधित है, इन्हें याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न बनता है। एपी कल्चर शहद उत्पादन, सेरी कल्चर रेशम उत्पादन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन, तो इन्हें जरूर से याद रखेगा, ऑप्शन याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर? अब मंदाकिनी दोस्तों आपको बताया हमारे यहाँ बहती है, रुद्रप्रयाग में तो होगा नहीं। यमुना पर आपको बताइए। नर्मदा दोस्तों नर्मदा पर भी नहीं है, ये इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना भारत में शुरू किया गया था दोस्तों 1992, 1992, सीधे याद रखिएगा। 1973 भी ऑप्शन में है, इससे देखकर दोस्तों याद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों ये कब आया था? ये आया था 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों ये कब आया था? ये आया था 1992, बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो इसका सही उत्तर हो जाए तो चेन्नई हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है जन घनत्व का अर्थ। तो जन घनत्व का दोस्तों अर्थ होता है प्रति वर्ग, ये तो त्रिभुज आयत बनाते मैंने, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या दोस्तों ये कहलाता है जन घनत्व। उत्तराखंड का जन घनत्व कितना है दोस्तों? ये है 189 है वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा भारत का कितना है दोस्तों? 382। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार से, अभी तक यही जनगणना से दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये ओणम से संबंधित है। ओणम कहाँ होता है? केरल में। और पोंगल कहाँ होता है? ये होता है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा केरल से संबंधित है, ओणम से अतापू। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न अभी हाल ही में भी पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1985, 1985 में हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखेगा, सीधे दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा।
अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? कुल मिला के दोस्तों नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, जो कि पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसकी प्रबल संभावना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल दोस्तों रट लीजिए, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं और तिथि दी हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऐसे प्रश्न दोस्तों ऑप्शन से करने बहुत आसान होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 1 नंबर के लिए यही आ सकता है। 5 जून विश्व जनसंख्या दिवस 1 नंबर के लिए आ सकता है। ये सभी दोस्तों 1-1 नंबर के लिए भी आ सकते हैं और 4 दिवस इस तरह से भी आ सकते हैं। तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस ये हो जाएगा 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। तो किसी ऑप्शन में दोस्तों आपको मिल जाएगा। ऑप्शन आपको याद नहीं रखना है, उसे भी इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, यहाँ पर पूछा गया है। औरंगजेब बजाते थे वीणा और अकबर कौन सा? नगाड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष। सबसे पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा तब इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका उत्तर यहाँ पर बदल जाएगा, तब होगा सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। सॉरी, यह अगर दोस्तों पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब दोस्तों सरोजिनी नायडू, और सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट दोस्तों 1917 में अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत की आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, या 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। दोस्तों इसका सही उत्तर, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, ये उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।